हाँ जी बेटा। ये जो जूम वाले हैं उनको दिख। ठीक है। ठीक है ठीक। बेटा कल हमने कौन से पढ़ा था और दो इलस्ट्रेशन कर लिए थे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आज हम लोग करेंगे अपना इलस्ट्रेशन नंबर फोर्थ इलस्ट्रेशन। देखो बेटे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the bank passbook on 31st December 2019। इसका मतलब किसका बैलेंस पता करने को बोल रहा है? पासबुक का। तो डेफिनेटली कैश बुक का बैलेंस 100% गिवन होगा हमारे को। द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है बेटा। आपकी बार ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या होता है? नेगेटिव। प्लस और माइनस माइनस। और फिर अपने को आखिरी में ये पॉइंट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स रीजंस ऑफ डिफरेंसेस गिवन है। और क्या बनाना है? BRS। करें शुरू। लिखो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 4। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2019 है। सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। एज पर बेटा DR बैलेंस होगा या CR बैलेंस होगा? क्योंकि लायबिलिटी हो गई अकाउंट होल्डर की और ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है नेगेटिव। तो अपन लिखेंगे 6340। पहले ही आपको एक डिस्क्लोजर दे देता हूं। मैंने पहले कल भी बताया था कि BRS इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। और BRS का जो फॉर्मेट होता है वो तीन तरीके का होता है: प्लस, माइनस, डिटेल अमाउंट एंड डेबिट एंड क्रेडिट। मॉड्यूल तीनों ही मेथड को एक्सेप्ट करता है। हम लोग ऐसा मेथड करते हैं जिससे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाते हैं हमारे। ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन जो मैंने आपको सिस्टम सिखाया वैसे करेंगे और फिर मैं आपको मॉड्यूल में इसका दूसरा जो सिस्टम है वो भी दिखा दूंगा। अभी क्वेश्चन की बिगनिंग कहां से हो रही है? तो सारे चेंजेस किस में होंगे? किसके अकॉर्डिंग? पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 31st December 2019 इज रुपीज 160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। बेटा बैंक ने आपके अकाउंट पे क्या किया? 160 रुपए का इंटरेस्ट लगा दिया। यानी बैंक ने आपके अकाउंट से 160 रुपए विड्रॉ कर लिए बेटा। जैसे ही बैंक ने 160 विड्रॉ किया यानी बैंक ने आपका बैलेंस डिक्रीज कर दिया। क्योंकि अपन स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? अपने को भी पासबुक के बराबर ले जाने के लिए माइनस कर देना चाहिए। लिखो बेटे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक रुपीज 160। बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। बैंक आपके अकाउंट को अगर डेबिट करता है यानी बैंक आपके अकाउंट के बैलेंस को डिक्रीज करता है। बिकॉज बैंक ने बैलेंस डिक्रीज कर दिया, हम भी हमारा बैलेंस डिक्रीज कर दें। लिखिए। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक डिक्रीज 400। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पढ़ के बताइए। चेक्स इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31st December 2019 अमाउंटिंग टू ₹11,68,000। इस लाइन का मतलब क्या हुआ?
अकाउंट होल्डर ने कितने रुपए के चेक इशू किए, इससे कैश बुक का बैलेंस कितना डिक्रीज हो गया, 11,68,000। क्या ये पैसा बैंक से विड्रॉ हुआ, यानी बैंक ने आपका बैलेंस रिड्यूस नहीं किया। केवल किसका बैलेंस रिड्यूस है, किसके इक्वल करना है, प्लस कर दें बेटा, वेरी गुड, लिखें check issued but not presented rupees 11,68,000, check issued but not presented rupees 11,68,000। आगे का पढ़िए, checks paid into bank but not cleared before 31st December 2019 और rupees 22,70,000। बेटा 22,17,000 रुपए के चेक अगर आपने पे किए, पे मतलब ध्यान रखिएगा, पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटिंग द चेक इनटू द बैंक। दैट मीन्स हमने कितने रुपए के चेक डिपॉजिट किए होंगे, 22,70,000। इससे कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया बेटा। अगर कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, तो इक्वल करने के लिए बढ़ी हुई कैश बुक को डिक्रीज कर दें बेटा। लिखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या फिर क्लियर्ड, एक ही मीनिंग है इसका, प्लस और माइनस, माइनस 22,17,000। आगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। बैंक ने आपके इन्वेस्टमेंट्स पे क्या कलेक्ट किया, इंटरेस्ट। इससे पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज, लेकिन कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज। इक्वल करने के लिए प्लस कर दे बेटा, करेक्ट, लिखिए इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड credited by bank rupees 12 lakhs। बेटा माइनस का टोटल बताइए, 22,23,900 और प्लस का हो गया 23 लाख। ओके बेटा, अब ये बताइए किसका टोटल ज्यादा है, प्लस का। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा 1,44,100 आएगा क्या, देखो ये प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे, 1,44,100। और अपन स्टार्ट कहाँ से किए थे क्वेश्चन, पहुंच अपन कहाँ गए, क्या लिख दे बेटा, अच्छा ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट होगा, नहीं, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है कि नेगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट को शो करता है, डिपॉजिट को शो करता है। पासबुक किसकी होती है, बैंक के पास अगर फंड डिपॉजिट है किसका, अकाउंट होल्डर का, तो बैंक की क्या हुई, लायबिलिटी, इसीलिए लायबिलिटीज को क्या करते हैं, क्रेडिट। एम आई क्लियर बेटे, चलिए ये तो अपन लोगों ने हमारा जो फॉर्मेट था उससे अपन ने इसको कवर कर लिया, राइट। एक बार स्क्रीन पे देखिएगा सब बच्चे, आप अपने सॉल्यूशन में देखो, आपने 6340 में 160,400 और 22,17,000 माइनस किया हुआ है, और ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ऐड। आप देखिए अपन ने 11,68,000 और 12 लाख प्लस किया हुआ है अपने वाले फॉर्मेट में, इन्होंने क्या किया हुआ है, माइनस, और इनका आंसर 1,44,100 आ रहा है बेटा। लेकिन अब इस लाइन को पढ़िए जरा, क्या लिखा है, द अबव इलस्ट्रेशन, मेरे साथ बोलिए, the above illustration can also be presented with the column for plus and minus। अब देखो जो अपन माइनस कर रहे थे वो यही माइनस कर रहे हैं बेटा, और जो अपन प्लस कर रहे हैं वो ये भी प्लस कर रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही मेथड, तीनों ही मेथड आईसीआई ने एक्सेप्ट किए हुए हैं, आपको जो समझ में आता है वैसा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ प्लस माइनस, तो आपकी प्रैक्टिस भी किससे होगी, प्लस माइनस। अब एग्जाम में भी किससे करके आ जाना, प्लस माइनस। इजी लगा आपको, ठीक है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 जो है ये एडजस्टेड कैश बुक वाले क्वेश्चन हैं, जो कि अभी तक अपन ने समझे नहीं। तो अभी अपन 5th और 6th को छोड़ के
सीधे चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। और ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग मेरे को बताएंगे और अपनी कॉपी में खुद लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। From the following information, prepare a bank reconciliation statement as at 31st December 2019 for Messrs New Steel Limited। क्या बनाने को बोला है? BRS। बनाओ, लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट as at 31st December 2019। बना लो फॉर्मेट। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है और कैश बुक का बैलेंस गिवन है, प्लस है या माइनस है? लिखिए नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ने अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट दे दिया, तो कैश बुक किसकी होती है? अकाउंट होल्डर की। और क्योंकि उसने ओवरड्राफ्ट लिया है तो उसकी लायबिलिटी हो गई, इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा और 22,45,900 माइनस में आ जाएगा बेटे। अच्छा, वही वाली बात, हम क्वेश्चन की बिगनिंग किस बुक से कर रहे हैं? सारे चेंजेस कैश बुक में ही होंगे अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ पास बुक। नंबर फर्स्ट के बाद में सेकेंड, आई एम सॉरी, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26th of December 2019 बट नो एडवाइस रिसीव्ड। इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट कर दिया बेटा। कल डिस्कस किया था अपन ने कि अगर बैंक इंटरेस्ट डेबिट करता है तो आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ करता है, और अगर बैंक आपको क्रेडिट करता है यानी वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। यहाँ पर आपके बैंक से 2,78,700 चला गया, यानी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? अपन भी डिक्रीज कर दें। लिखो पॉइंट नंबर 2 डाल के, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 2,78,700 माइनस में लिख दें, ठीक है बेटा। नंबर थर्ड देखिए, चेक इशूड बिफोर 31st December 2019 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। अकाउंट होल्डर ने 6,60,000 के चेक इशू किए बेटे, इससे कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। लेकिन क्या पैसा बैंक में से कटा? यानी पासबुक का बैलेंस अभी भी ज्यादा है। हम भी कैश बुक को इक्वल करने के लिए प्लस कर दें। लिखो बेटे, थर्ड नंबर पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ₹6,60,000 प्लस में डाल दीजिए, 6,60,000 प्लस में। सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज्ड टू द कंपनी। बेटा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? न्यू स्टील लिमिटेड। न्यू स्टील लिमिटेड को गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलनी थी, कितने रुपीस की? 14,45,000, जो गवर्नमेंट ने सीधे ही न्यू स्टील लिमिटेड के बैंक में जमा कर दी। इसे बैंक पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया बेटा। हम स्टार्ट कहां से किए हैं? अपने को भी प्लस कर देना चाहिए। लिखिए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है मॉनेटरी हेल्प देना। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड एंड कलेक्टेड, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड, collected and credited by bank। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड, कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। हम भी प्लस कर देंगे 14,25,000 रुपीज से। ओके एवरीबॉडी। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 बेटा लिखा है, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31st December 2019। देखिए बेटे, जैसे हम कैश देते हैं, चेक देते हैं, बिल देते हैं,
वैसे ही आपने डिमांड ड्राफ्ट का नाम सुना होगा, डीडी बनता है बेटे। ये भी एक दूसरे से पैसे लेने और देने का एक मीडियम होता है। तो जैसे मुझे किसी कस्टमर ने चेक दिया तो वो चेक मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, वैसे ही कोई कस्टमर मुझे ड्राफ्ट भी दे सकता है, वो ड्राफ्ट भी मैं बैंक में जमा कर सकता हूँ लाइक चेक। तो मैंने वैसा ही किया। आई डिपॉजिटेड द ड्राफ्ट ऑफ ₹13,50,000 बट इट वॉज नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। यानी किसका बैलेंस इंक्रीज हो गया, किसका नहीं हुआ। हम डिक्रीज कर दें बेटे, लिखो ड्राफ्ट डिपॉजिटेड, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not collected, draft deposited into bank but not collected। ये हो जाएगा प्लस या माइनस, ₹13,50,000 माइनस। पॉइंट नंबर 6 पढ़िए बेटा। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31 December 2019 बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी। बेटा सीबीएसई स्टूडेंट ने तो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है ना? हाँ हाँ ना, तो बोलिए। सीबीएसई, आरबीएसई ने कभी भी नहीं पढ़ा। तो अपन ये मानते हैं कि अपन ने पढ़ा ही नहीं है, कहीं भी नहीं पढ़ा है ना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल को समझिएगा। मुझे मैडम से पैसे लेने थे। कितने लेने थे? 8,36,000, क्योंकि मैंने इन्हें 8,36,000 का गुड्स क्रेडिट पे सेल किया था। मैम ने कहा सर 1 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूंगी पक्का। मैंने कहा फिर इसका मतलब तो आप मुझसे गुड्स क्रेडिट में खरीदना चाह रही हो? उसने कहा यस सर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता हूँ। उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे आप अपना सिग्नेचर करके एक्सेप्ट कर लो कि आपने मुझसे गुड्स क्रेडिट में खरीदा है और आप 8,36,000 का पेमेंट मुझे 1 महीने बाद पे कर दोगी। बेटे बात समझ में आई क्या? इसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मेरे लिए हो जाएगा बिल का पैसा मिलने वाला यानी बिल रिसीवेबल, और क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट मैडम को पैसे देने पड़ेंगे, इनके लिए हो जाएगा बिल्स पेएबल। आपने डेफिनेटली बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल तो सुना ही है ना बेटा। अब मेरे पास था बिल ऑफ एक्सचेंज का बिल रिसीवेबल, 1 महीने बाद मुझे पैसा मिलेगा। 20 दिन हो गए, उसके बाद में मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए, और मैं 1 महीने बाद आऊंगा। अब मेरे साथ दिक्कत क्या हो गई कि 10 दिन बाद तो इस बिल का क्या आएगा, मुझे पेमेंट लेना था, वरना ये बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो मैं जाते जाते इस बिल को अपने बैंक के पास पकड़ा गया। मैंने कहा बैंक, इस बिल की ड्यू डेट आज के 10 दिन बाद आएगी, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, प्लीज आप मेरे बिहाफ पे मैडम से बिल का पैसा ले लेना और मेरे अकाउंट में पैसा डाल देना। आइए आपको बात समझ। इस प्रोसेस को नाम देते हैं सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। रिपीट द लाइन, सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। एम आई क्लियर बेटा? अब इस लाइन को दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्या किया होगा, मेरे बिहाफ पर पार्टी से पैसा लिया होगा और मेरे अकाउंट में डाल दिया बेटा। इसे केवल किसका पैसा बढ़ गया, मैं तो खाली बैंक को बिल ही देकर आया था ना, मैं थोड़ी एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, मैं तो खाली बिल पकड़ा के आया हूँ बैंक को। इससे पासबुक का बैलेंस हो गया इंक्रीज, लेकिन कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। इससे अपन भी कैश बुक को प्लस कर दे बेटे। पहले बताओ एग्जांपल आपको समझ में आया? देखो बेटे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, collected, bill sent for collection, collected and credited by bank। bill sent for collection, collected and credited by bank। प्लस कर दे बेटे, ₹8,36,000। अच्छा, कोई आदमी गलती जानबूझ के करता है या अनजाने में हो जाती है? यार कोई जानबूझ अनजाने में या जानबूझ के? अगर आप जानबूझ के करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड फ्रॉड, वो तो फ्रॉड होगा। आपसे कोई गलती जाने अनजाने में हुई, उसे ही अपन लोग मिस्टेक से एरर का नाम देते हैं ना। देखो क्या लिखा है, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक। बैंक ने गलती से न्यू स्टील लिमिटेड के अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी बैंक ने गलती से अकाउंट होल्डर का बैलेंस डिक्रीज कर दिया बेटे।
फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, जिसके बारे में बैंक को भी अता पता नहीं है कि उसने डेबिट क्यों किया, यानी गलती हो गई बैंक से। अब भले ही गलती हो गई, क्या हुआ क्या नहीं, पासबुक का बैलेंस तो डिक्रीज हो गया है ना, और हमारा काम क्या है, कैश बुक और पासबुक को मैच करना। पासबुक तो डिक्रीज हो गई, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने को जाना किसके बराबर, हम भी डिक्रीज कर दें। लिखो बेटे, wrongly debited by bank, wrongly debited by bank ₹7,40,000 माइनस में डाल देंगे। अच्छा एक बात पूछूं आप लोगों से, बताओगे बीआरएस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट मानते हैं क्या? ये कौन सा स्टेटमेंट है? मैंने कॉपी में से कागज निकाला, उस पे बीआरएस लिखा, बीआरएस बन गया, उसे फोल्ड किया, वापस मेरी पॉकेट में डाल दिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, गलती किसने की थी? तो यार हम लोग भी बैंक की गलती कर दी, बैंक ने हमारा बैलेंस 7,40,000 से कम कर दिया, तो क्या हम लोग हमारी ओरिजिनल कैश बुक का बैलेंस 7,40,000 से रिड्यूस कर रहे हैं क्या? ऐसे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। बैंक दो बार अगर ये गलती और कर देगा तो हमारा बैलेंस माइनस में चला जाएगा, तो क्या अपन घर बैठे मानते रहेंगे? ये अपन ने जो प्लस माइनस का काम किया है ना, ये कहाँ किया है, एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट में, जिसका नाम क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई बात समझ? तो ये गलती का रिकॉन्सिलिएशन हम एक कागज के टुकड़े पर कर रहे हैं, विच इज मेमोरेंडम, नॉट इन द ओरिजिनल कैश बुक। एम आई क्लियर? अब आप प्लस का टोटल लगाएं पहले, माइनस का 46 लाख, एक सेकंड, आराम से 46,14,600, देखो माइनस का टोटल आ रहा है क्या, माइनस का टोटल माइनस में लिख लो। आप लोग लगाओ, सारे बच्चे करो कैलकुलेटर काम में यूज। करेक्ट। जितना ज्यादा कैलकुलेटर काम में लेंगे उतनी ज्यादा आपकी हैबिट होगी बेटा कैलसी पे। आप कैलसी नहीं लाई, कैलसी निकालो, एग्जाम में तो अलाउ ही नहीं होगा मोबाइल। माइनस का टोटल बता रहे हैं आप लोग 46,14,600, और प्लस का बता रहे हैं बेटा 29,21,000। अब दोनों में डिफरेंस देखो, 16,96,93,600। अच्छा देखिए, माइनस का ज्यादा है ना बेटा, प्लस का कम है, तो बैलेंस भी किधर लिखेंगे, माइनस में। 16,93,600 माइनस में लिख दिया बेटा। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन की बिगनिंग कहां से हुई थी, कैश बुक से, और अपन पहुंच कहां गए, लिखो पहले तो बैलेंस एज पर पासबुक, और अपने को जो वैल्यू आया है 16,93,600 माइनस में दिख रहा है। माइनस किसको इंडिकेट करता है, ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट जिसने दिया यानी बैंक ने दिया, तो बैंक की क्या हो गई, लायबिलिटी, सॉरी एसेट, इसलिए बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। बेटा समझ आया आपको क्वेश्चन, पक्का? चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ट्राई करेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इसको, टाइम भी लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। पहले तो पार्टी का नाम पढ़िए, कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, तो ये वाजिब ही है, नाम में ही गड़बड़ है, क्वेश्चन भी गड़बड़ करेगा ही। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला शोज ₹8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक ऑन 31 December 2019। यानी कैश बुक में 8,36,400 का बैलेंस बता रहा है। कल का लेक्चर याद है, मैंने कहा इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन हम डिपॉजिट बैलेंस मानेंगे, यानी कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। But you find that it does not agree with the balance as per bank passbook. On scrutiny you find the following discrepancies. लास्ट में लिखा है prepare a reconciliation statement, पॉइंट नंबर 7 के आखिरी में लिखा हुआ है, बना ले फॉर्मेट, लिखो बेटे।
नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। मैं लिख सकता हूँ छोटा, आप पूरा लिखेंगे, एग्जाम में आपको मार्क्स कट जाएंगे वरना। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, आ जाओ। एज ऑन 31 December 2019। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस प्लस में आएगा 8,36,400, प्लस में लिख दिया आपने। अच्छा, अब ये पढ़िए, नंबर फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो होगी यहाँ पे। ऑन 15 December 2019, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक was undercasted by 10,000। दिखने में टिपिकल है, थोड़ा टाइम देंगे समझने में तो आसान लगेगा। आपने 11th क्लास में पहली दफा कैश बुक बनाई थी। कैश बुक का एक कॉलम होता है डेबिट में, एक होता है क्रेडिट में। बेटा, जब आप कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट करते हैं, यानी यू आर डिपॉजिटिंग द मनी इनटू द बैंक, और जब आप पैसा बैंक से निकालते हो तो आप बैंक कॉलम को क्रेडिट करते हो। एम आई राइट? क्रेडिट साइड का मतलब होता है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड का मतलब होता है रिसीट साइड ऑफ कैश बुक। सही बोला मैं एकदम? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक यानी जो पैसा आपने निकाला था उसमें डेटा आपने रिकॉर्ड कर रखा होगा, कहाँ कहाँ के लिए निकाला, किस किस को पैसा दिया, सब कुछ लिख लिया आपने। आपको इसका टोटल लगाना है। बेटा, अगर आप इसका टोटल ज़्यादा लगा लेंगे तो डिफरेंस आएगा कैश बुक पासबुक में, कम लगा लेंगे तो भी डिफरेंस आएगा ना। अच्छा, ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? टोटल ज़्यादा लगा लिया। और अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? पक्का? आपने जितना पैसा बैंक से वास्तव में निकाला है उसका टोटल आपने 10,000 रुपीज से कम लगा दिया। तो आपके हिसाब से अब आपके पैसे बैंक में, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ज्यादा होंगे या कम होंगे आपके हिसाब से? कम होंगे। दोबारा सोचे, कम कैसे होंगे बेटे? पेमेंट का मतलब क्या होता है? जो पैसा बैंक से निकाला था उसका जितना भी टोटल था वह आपने 10,000 रुपये से कम लगा दिया। तो आपके हिसाब से बैंक में पैसा ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। लेकिन एक गलती किसने करी है यार? कैश बुक ने। किसने नहीं करी? बैंक तो आपका बैलेंस जितना आपने पैसा निकाला है उतना ही माइनस करेगा ना। तो कैश बुक का तो बैलेंस है ज्यादा और पासबुक का बैलेंस है कम। अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चन? जाना कहाँ होगा? माइनस करना पड़ेगा। खैर, कर देंगे। अभी मेरे को एक दूसरे तरीके से और बताना है, ये तो मैंने वर्बली समझा दिया। अब एक बार इसको प्रैक्टिकल देखो कैसे होता है, कैसे गलतियां हो जाती है। ये लीजिए, आपकी एक कैश बुक है और ये कौन है बेटा? पासबुक। मान लो पासबुक में बैलेंस कितना पड़ा था? 1 लाख। और कैश बुक बताती थी कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था? कौन सा कॉलम है ये? बैंक कॉलम। बेटा, मैंने बैंक से कुछ पैसे निकाले। एक बार निकाला 10,000, एक बार 5,000, एक बार 25,000 और एक बार फिर से 5,000। बैंक भी क्या करेगा? 10,000, 5,000, 25,000 और 5,000 माइनस करेगा। इसका टोटल तो आप लगाइए। आपने कितना लगाया? पक्का? आप बैंक है बेटा। आपने बोला कस्टमर तुम्हारे पैसे कितने थे हमारे पास? मैं एक ही बार में समझाऊंगा, एक बार में समझ में भी आ जाना चाहिए, पूरा ध्यान रखिएगा। बैंक बोलते हैं कि हमारे पास तुम्हारे कितने पैसे थे? 1 लाख। तुम हमारे पास आए और 45,000 लेकर चले गए, तो बैंक ने बैलेंस कितना बताया? आई आपको बात समझ? लेकिन मैं भी तो अकाउंट होल्डर, मैं भी तो रिकॉर्डिंग करूंगा ना। अब मेरी मैथमेटिक्स देखो क्या कहती है। 10,000 प्लस 5 15,000, 15,000 प्लस 25 30,000, 30,000 प्लस 5 बराबर 35,000। मैंने टोटल लगा लिया। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। दोबारा टोटलिंग देखता हूँ कहीं गलती तो नहीं हो गई मुझसे। 10,000 प्लस 5 15,000, 15 प्लस 25 30,000, 30 प्लस 5
35। तो मैंने दिमाग लगाया कि इसका टोटल कितना है 35। तो नाउ 1 लाख माइनस 35, मैं बैलेंस कितना शो कर रहा हूं और बैंक कितना शो कर रहा है। ये तो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। हमें इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के, तब मुझे पता चला कि मैंने कैश बुक के पेमेंट साइड का टोटल जो एक्चुअली कितना आना चाहिए था वो मैंने गलती से कितना लगा लिया। मतलब अगर मैं गलती नहीं किया होता तो 10 प्लस 15 15,000, 10 प्लस 5 15,000 प्लस 25 40,000, जो मैं दो बार क्या बोला था आपके सामने, आप समझ भी गए होंगे। आप में से कुछ लोगों को तो लगा होगा इसको मैथ्स भी नहीं आती, जबकि मैं जानबूझ के बोल रहा था कि भाई गलती समझ में आ जाए। तो बेटा 1 लाख माइनस 35 मैंने किया तो मेरी कैश बुक तो है 65 और बैंक बता रहा है कितना बैलेंस 55। तो दोनों में किसका बैलेंस ज्यादा हुआ बैंक में, कैश बुक का ज्यादा हुआ। कैश बुक तो कितना बता रही थी और पासबुक कितना बता रही है। तो मुझे क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, पक्का ना। अच्छा यही क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा होता, तो ये बता रही होती है 55, कैश बुक बता रही होती है 65, तो मैं 10,000 प्लस कर रहा होता ना। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पढ़ो जरा क्या लिखा है, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। क्या यही होती है क्रेडिट साइड। कास्ट का मतलब टोटल, शॉर्ट का मतलब कम। तो ये वाला क्वेश्चन जो हम अभी कर रहे हैं वो तो किससे शुरू हो रहा है, तो अपन पासबुक के बराबर जाने के लिए क्या कर देंगे। और ये वाला क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, तो अपने को इस क्वेश्चन में पासबुक से कहाँ जाना होगा, तब हम प्लस कर देंगे। मीनिंग दोनों समझ में आ गए, एग्जाम्पल समझ में आ गया। लिखो बेटे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय द वैल्यू 10,000 रुपीज। माइनस में लिखी। नाउ नंबर 2, ध्यान से पढ़ना बेटा। A check for rupee 1,31,000 issued on 25th of December 2019 was not taken in the bank column. बेटा what is the meaning not taken in the bank column? हमने रिकॉर्ड नहीं किया बेटा, we did not record। हमने किसी पार्टी को चेक इशू किया होगा तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए था। हमने वो चेक उस पार्टी को दे दिया। वो पार्टी क्या करेगी, चेक को घर पे ले जाकर अलमीरा में बंद कर देगी क्या, बैंक के पास जाएगी और पैसा निकालेगी। बैंक क्या करेगा आपके बिहाफ पे, पैसा दे देगा। यानी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज। काश हमने रिकॉर्डिंग की होती तो कैश बुक का बैलेंस भी डिक्रीज हो गया होता, पासबुक का भी डिक्रीज हो गया, दोनों बराबर हो जाती, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही नहीं रहता। अब सिचुएशन ये है कि अपन ने तो बैंक कॉलम में इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, यानी केवल किसका ही बैलेंस कम हुआ था, किसका नहीं हुआ। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, इक्वल किसके करना है, जो कैश बुक ज्यादा है उसे माइनस कर दें बेटे। लिखो, चेक इशूड but not entered in bank column of cash book, check issued but not entered in bank column of cash book, plus or minus rupees 1,31,000। बेटा पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, क्या गलती हुई मुझे समझाइएगा। वन डिपॉजिट ऑफ रुपी 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ। आगे क्या बोलता है, एज इफ देयर इज
नो बैंक कॉलम देयर इन। अब इसका लाइन का हिंदी मीनिंग बोलूं तो इसका मतलब होता है कि हमने चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ऐसे हुआ जैसे वह बैंक कॉलम था ही नहीं, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश कॉलम में। वेरी नाइस। कल वाला एग्जांपल ध्यान है, सैलरी वाला। कल मैंने गलती से आपको एग्जांपल समझाया था कि मेरे पास एक कैश बुक थी, दिस वाज द कैश बुक, ये कौन सा कॉलम, कैश, ये बैंक। ओके, मेरी कैश बुक में मान लीजिए बैंक बैलेंस कितना था, सपोज 10,000, एक के का मतलब 1000 है, देखिए 10,000। मैंने सैलरी का एक चेक इशू किया 2,000 रुपए का, एंट्री बोलिए जरा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट कर रहा हूं ना, मैंने इधर क्या लिख दिया बेटे, सैलरी, कितने रुपए का लिखा, पहले बताओ गलती हुई क्या मुझसे। अच्छा, मेरे पहला क्वेश्चन का जवाब, ये मेरी कौन सी बुक थी, चाहे मैं कैश कॉलम में लिखूं चाहे मैं बैंक कॉलम में लिखूं, मैं कहाँ लिख रहा हूं, पहला पार्ट मेरा पूरा हो गया, लेकिन मुझे लिखना कहाँ चाहिए था, गलती हो गई ना मुझसे। अब हुआ क्या होगा, मुझे किसी पार्टी से एक चेक मिला होगा 1,50,000, तो मुझे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी करना चाहिए था। बैंक क्या करेगा इस चेक का, उस पार्टी से पैसा कलेक्ट करेगा और मेरे अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज कर देगा, तो पासबुक का बैलेंस तो क्या हो गया। लेकिन मैंने एंट्री कैश बुक में तो करी है, कौन से कॉलम में नहीं करी, बैंक कॉलम में नहीं करी। यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस 1,50,000 रुपए से कंपेरेटिवली कम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किसके बराबर कर दूं, प्लस कर दूं बेटे, लिखो, check deposited into bank and entered in cash book but not in bank column। यानी कि पासबुक का बैलेंस तो क्या हो गया था, इंक्रीज, इसलिए अपने को बीआरएस में कैश बुक के बैलेंस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। एम आई क्लियर एवरीबॉडी। और अब पॉइंट नंबर फोर्थ, पहले तो पॉइंट नंबर 4 बाद में पढ़िएगा, पहले अभी पढ़ाइए, आपने 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ा हुआ है। किसी अकाउंट को डेबिट करना था और आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो अब आप रेक्टिफिकेशन सिंगल अमाउंट से करेंगे या डबल अमाउंट से करेंगे, डू यू एग्री। मुझे मैडम को 5,000 रुपये देने थे, मैंने गलती से इनसे 5,000 रुपये ले लिए, तो मैं अपनी इस गलती को कैसे सुधारूंगा, 10,000 देके। बात समझ में। पॉइंट पढ़ो जरा क्या है, फोर्थ नंबर, ऑन 18th December 2019 debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance। आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या चल रहा था, डेबिट चल रहा था, तो आपको उसे अगले दिन ब्रॉड फॉरवर्ड करते हुए डेबिट ही लिखना चाहिए था या क्रेडिट ही लिखना चाहिए था, अरे एसेट तो डेबिट ही होती है ना, डेबिट का बैलेंस तो डेबिट में ही आना चाहिए था। आपने गलती से क्या कर दिया, गलती हो गई मेरी, अब मुझे इस गलती को ठीक करना है, क्या मैं केवल एक ही बार डेबिट करूं या 2 टाइम डेबिट करूं, या एक सिंगल अमाउंट से डेबिट करूं या डबल अमाउंट से डेबिट करूं। आ गई आपको बात समझ, बोलिए ना। 15,260, 15,260 30,520 से प्लस करना पड़ेगा मुझे। सर प्लस क्यों करना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस मतलब पैसे बैंक में डिपॉजिट होने की बात हो रही थी, आपने डिपॉजिट के बजाय क्या बता दिया, ओवरड्राफ्ट बता दिया, तो ओवरड्राफ्ट तो क्या हो गया, माइनस, जबकि मुझे करना क्या था, तो मुझे डबल अमाउंट से इफेक्ट डालना पड़ेगा। एक और तरीका, दिस इज योर कैश बुक एंड पासबुक, मैंने कहा 15,260 का बैलेंस कौन सा बैलेंस चल रहा है, तो ये बैलेंस प्लस का हुआ या माइनस का। बैंक भी बता रहा था कि उसके पास आपके कितने पैसे डिपॉजिट हैं, 15,260। आज का दिन पूरा हो गया बेटा, अब आज के दिन के बैलेंस को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा और नेक्स्ट डे पे आऊंगा बेटा,
तो मुझे अपनी कैश बुक के बैलेंस को क्या ही लिखना चाहिए था, डेबिट ही लिखना चाहिए था। मैंने डेबिट की बजाय क्या कर दिया, और लिखा तो 15,260। बेटा क्रेडिट मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट लिखते ही मैं अपने बैलेंस को कहाँ लेके चला गया। बात समझ में आ गई। ये गलती किससे हुई, किससे नहीं हुई। बैंक तो अभी भी आपका बैलेंस 15,260 प्लस ही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन विद द बैलेंस ऑफ, मुझे जाना किसके बराबर, ऐसा क्या करूं कि माइनस का 15,260 प्लस के 15,260 के बराबर हो जाए। पक्का। अगर मैं एक ही बार 15,260 प्लस करूंगा तो ये बैलेंस तो क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर मुझे एक बार 15,260 और प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा बैलेंस 15,260 प्लस के बराबर होगा कि नहीं। होपफुली आपको दोनों ही तेजी समझ में आ गई होगी। चलिए प्लस करेंगे। पॉइंट नंबर 4, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक wrongly brought forward as credit balance. Debit balance of cash book wrongly brought forward as credit balance. 15,260, 15,260, 30,520 आ जाएगा बेटा। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ऑफ द टोटल चेक्स amounting rupees 11,514 drawn in the last week of December 2019, checks aggregating rupees 7,815 were encashed in December. बेटा चेक ड्रॉ करना मतलब आपने अपनी चेकबुक में चेक इशू किया है किसी को। आपने तो पार्टी को पैसा देने के लिए इशू किया होगा। आपने अपनी कैश बुक में कितने रुपए का अमाउंट डिक्रीज किया होगा, क्योंकि आपने तो चेक काटे ही 11,514 रुपए के। क्या जरूरी है सभी क्रेडिटर जितने चेक आपने दिए सभी पैसा बैंक से निकाल लें। केवल कितने ही रुपए के पैसे का पेमेंट हुआ है बैंक से, 7,815। यानी आपने तो रिड्यूस किया अपनी कैश बुक को 11,514 रुपए से, और बैंक ने आपके बैलेंस को रिड्यूस किया है 7,815 से। तो कंपैरेटिवली बैंक में आपका पैसा ज्यादा ही पड़ा है ना बेटे। कितना, 3,699। क्योंकि कैश बुक का बैलेंस कम हो गया पासबुक के कंपैरिजन में, तो अपन प्लस कर दे बेटा पासबुक के बराबर लाने के लिए। लिखो checks issued but not presented for payment, 3699। अच्छा एक क्वेश्चन अगर अपन कहां से शुरू किए होते तो बेटा अपन लोग माइनस कर रहे होते। अब पॉइंट नंबर 6 आप पढ़ेंगे और बताएंगे क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। डिविडेंड ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड का मतलब होता है जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं तो कंपनीज अपने सभी इन्वेस्टर्स को क्या देती है, डिविडेंड। बेटा कंपनी सभी शेयर होल्डर्स के घर पे जा जाके पैसा देके आएगी क्या, या डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी। तो बैंक में जो आपके अकाउंट में पैसा आया उससे बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बताइए हम क्या करें, हम भी इंक्रीज कर दें। तो 25,000 तो क्या हो जाएगा प्लस। आगे देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000 पेड बाय इट। बैंक ने आपके बिहाफ पे क्या कर दिया, 1,000 का पेमेंट कर दिया, यानी बैंक ने आपका बैलेंस 1,000 से डिक्रीज कर दिया। आप भी क्या कर देंगे बेटे, डिक्रीज, दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। अच्छा एक साथ में नेट में करूं या अलग अलग करूं, एक इनकम है बेटा एक एक्सपेंस है। लिखिए डिविडेंड
collected and credited by bank 25,000 और subscription paid and debited by bank 1,000. ओके बेटा. Now number 7, one outgoing check of rupee 3,50,000 was recorded twice in cash. Outgoing बेटा या तो आपके पास से चेक जाता है या आपके पास चेक आता है. आपके पास चेक आता है मतलब आपको पैसे मिलते हैं, और आपके पास से चेक जाता है मतलब आप पैसा पे करते हो. आपने वन आउटगोइंग चेक जो कितने रुपए का था, 3,50,000. बेटा आप चेक इशू करो एक बार तो रिकॉर्डिंग भी कितनी बार ही होनी चाहिए. आपने कितनी बार कर दी, गलती हो गई ना आपसे. बैंक तो आपका पेमेंट कितनी बार रिड्यूस करेगा. आपने 3,50,000 3,50,000 बे मतलब 2 बार रिड्यूस कर दिया, यानी कंपैरेटिवली किसका बैलेंस कम हो गया है, किसका नहीं हुआ. बराबर करने के लिए प्लस कर दे बेटा. तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में गलती किसने की थी, बैंक ने. अब की बार गलती कौन कर दिया, अकाउंट होल्डर. लिखो चेक इशूड wrongly entered twice in cash book. इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो गया था, आपने उसे वापस से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. सभी ट्रांजैक्शंस हो गए बेटा. चलिए प्लस का टोटल बताइए. 13,39,619 और 1,42,000. दोनों में डिफरेंस निकालिए. 12,53,619, 12,53,619 रुपए का डिफरेंस है. हम स्टार्ट कहां से किए थे क्वेश्चन, कैश बुक. अपन पहुंच कहां गए बेटा, बैलेंस एज पर. पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी बैंक के पास पैसा पड़ा है कस्टमर का, तो बैंक की क्या हो गई, लायबिलिटी. इसलिए बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट हो गया. चलिए एक बार तो कर लिया, एक बार क्विक, एक बार रिवीजन भी हो जाए फटाफट, और सारे बच्चे बराबर रिस्पॉन्स देंगे, सुनना चाहिए मुझे बराबर. ठीक है, अपने कॉपी में चेक करते जाना क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है. गड़बड़ वाला ने अपनी कैश बुक का बैलेंस अपने को कितना दिखाया था, लेकिन वो बोलता है कि यार, लेकिन बोलता है कि जब मैं पासबुक लेकर आया तो पासबुक तो कुछ और ही बैलेंस बता रही थी. हमने कहा लाओ तुम्हारी कैश बुक दो, तुम्हारी पासबुक दो, हम डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहला पॉइंट अपने को पता चला कि इसने अपनी पेमेंट साइड यानी जो पैसे निकालने वाली साइड था उसका टोटल गलती से 10,000 रुपये कम लगा लिया. तो हम गड़बड़ वाला को क्या कहेंगे कि देखो तुम्हारी पहली गड़बड़ ये हुई कि तुमने जो पैसे बैंक से निकाले थे वो एक्चुअली ज़्यादा निकाले थे, तो बैंक तो बेचारा उतना ही बैलेंस माइनस करेगा जितना तुमने पैसा निकाला. लेकिन तुमने जो पैसे निकाले उसका टोटल तुमने 45,000 की बजाय कितना लगा लिया, 35. तो तुमने 1 लाख माइनस 30, ये मेरा एग्जाम्पल था 1 लाख, कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि 1 लाख में से 35,000 लेस किया, तो तुम तो बता रहे हो कितना 65, और बैंक 1 लाख माइनस 45 बता रहा है 55. तो बैंक सही है भाई, तुमने ज्यादा दिखा रखा है बैलेंस, चलो माइनस कर दो. समझ आया माइनस किया हुआ. नंबर 2 देखिए क्या बोलता है. बेटा कुछ भी नहीं करते, ओवरड्राफ्ट तो प्लस माइनस में चला जाता, वो उतना ही दिमाग लगाओ जितना मैं समझाया. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट प्लस और माइनस में खत्म हो जाता है बस, सिस्टम वही रहेगा. अब आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक, तो मुझे जाना कहाँ है, पासबुक,
पासबुक से आ रहा हूँ तो जाना कहाँ है, कैश। मैंने ओवरड्राफ्ट और डिपॉजिट का लफड़ा एक ही झटके में खत्म कर दिया। ओवरड्राफ्ट कहाँ दिखा दूंगा, माइनस में, पॉजिटिव में दिखा दूंगा डिपॉजिट, काम खत्म। इसलिए मुझे अगर अगर मैं बार बार ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट देखता रहूंगा तो पूरा क्वेश्चन ही बार बार चेक करना पड़ेगा। लफड़ा कहाँ खत्म कर दिया अपन ने, ओवरड्राफ्ट का। डिपॉजिट था, डिपॉजिट में प्लस दिखा दिया, ओवरड्राफ्ट था एक ही बार में कहाँ दिखा दिया, माइनस, काम खत्म। सिस्टम वही चलूंगा। अगर मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कैश बुक, तो जाना कहाँ होगा, पासबुक। पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जाना कहाँ होगा, कैश, कहानी फिनिश। नंबर सेकंड देखिए, आपने कितने रुपए का चेक इशू किया था, 1,31,000। इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस तो क्या होना चाहिए था, रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन आपने तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बैंक से पैसा कट गया बेटा। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज। किसका बैलेंस डिक्रीज नहीं हुआ, अब डिक्रीज करना पड़ेगा, माइनस कर दिया आपने 1,31,000। नंबर थ्री में क्या है, आपने एक अमाउंट डिपॉजिट किया था, चेक 1,50,000 रुपए का, उसकी एंट्री कैश बुक में तो हुई, तो केवल कैश बुक पे एंट्री कर देने से आपका डिफरेंस जो है वो इक्वल हो जाता है क्या, नहीं सर। आपको आपकी कैश बुक का बैलेंस 1,50,000 पे कौन से कॉलम में बढ़ाना चाहिए था, आपने बैंक कॉलम में डेबिट ही नहीं किया। लेकिन पैसा कहाँ डिपॉजिट हो गया होगा, पैसे कहाँ डिपॉजिट हो गए होंगे, बैंक में डिपॉजिट हो गए, यानी बैंक का बैलेंस 1,50,000 रुपए से बढ़ गया। अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, हम भी इंक्रीज कर दें बेटा। 15,260 का बैलेंस डेबिट आ रहा था, यानी पॉजिटिव आ रहा था, आपने उसे 15,260 क्रेडिट दिखाकर यानी माइनस कर दिया, गड़बड़ी हो गई। तो 15,260, 15,260 यानी 30,520 से अपने को प्लस कर देना चाहिए। बस आगे के तो पॉइंट नंबर 5, 6, 7 तो एज यूजुअल थे जो अपन ने अब तक किए हैं। पक्का समझ में आया, घर पे बैठ के एक बार रिवाइज करना, कोई भी डाउट है तो कल आते ही, मंडे मंडे को जब क्लास होगी आते ही पूछ लेना मेरे से, ठीक है। चलो बेटा, मैंने बताया ना अंडरकास्ट का मतलब होता है टोटल कम लगाया मैंने, ज्यादा लग जाता है बेटा, उल्टा हो जाएगा, अभी जो कर रहा हूँ उसमें उल्टा हो जाएगा, हाँ। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए, when Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance, बेटा favorable balance का मतलब अमाउंट डिपॉजिट है बैंक में of ₹10,39,200 for the period ended on 30th June 2019। अब अपने को बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पासबुक। निकी एंड कंपनी को बैंक से एक बैंक स्टेटमेंट मिला, बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है पासबुक। तो निकी एंड कंपनी का पासबुक कितना बैलेंस दिखा रही है बेटा, 10,39,200। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग। लास्ट लास्ट में अपने को क्या बनाने को बोला है, प्रिपेयर अ BRS, कौन सी डेट को, 30 जून 2019 लिखिए। इस क्वेश्चन में अपने को बैलेंस जो है वो पासबुक का गिवन है। फेवरेबल बैलेंस मतलब बैंक आपके फेवर की बात कर रहा है, आपके फेवर की बात पैसे बैंक में डिपॉजिट होने पर होगी या ओवरड्राफ्ट होने पर होगी। तो बैंक के पास में अगर आपके पैसे डिपॉजिट हैं तो आपकी तो असेट है, लेकिन बैंक की क्या है, इसलिए बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट जो है बेटा 10,39,200। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना होगा, तो सारे चेंजेस पासबुक में ही होंगे अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ कैश फ्लो। तसल्ली से पढ़िए, पॉइंट नंबर 1।
A deposit of rupee 3,09,200 paid on which date? मतलब हमने 29 जून तक बैंक में 3,09,200 का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया होगा. इसे कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया बेटे? इंक्रीज हो गया. 3,09,200 से कैश बुक का बैलेंस हो गया इंक्रीज. बट had not been credited by bank until July 1st June 2019. बेटा हम लोग तो पासबुक में एंट्री कब तक करा लाए थे, और बैंक ने पैसा हमारा बैंक में कब जमा किया? तो भले ही 1 जुलाई को बढ़ा दिया हो, 30 जून तक तो केवल किसका ही बैलेंस इंक्रीज था, किसका नहीं था? हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? इक्वल किसके करना है? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, हम भी इंक्रीज कर दें. लिखो. But not credited by bank. 3,09,200. ठीक है बेटा. अब पॉइंट नंबर सेकंड को पहले पढ़ लें आराम से, फिर समझेंगे. On 30th March 2019, the company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of rupees 3 lakh on 10th of each month commencing from April 2019. No entry have been made in the cash book. No entry had been made in the cash book. इधर देखिए बेटा, मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना है. मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, दुकानदार कहता है ये मोबाइल 1 लाख रुपए का है. मैंने कहा यार 1 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है, चलो मैं बैंक से लोन लेके आता हूँ. बैंक ने बोला 1 लाख रुपए का लोन नहीं देते हम, चाहिए तो 10 लाख का लोन दो. मैंने कहा 10 लाख का लोन चाहिए ही नहीं, मैं तो 1 लाख का ही लोन. बैंक ने मुझे मना कर दिया 1 लाख का लोन देने के लिए. मैं किसके पास गया वापस से? वेंडर के पास. मैंने कहा बैंक मुझे क्या नहीं दे रहा है और मुझे मोबाइल खरीदना है, बता कैसे कर सकते हैं? उसने कहा नो प्रॉब्लम. मोबाइल कितने का है? तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने कहा कुछ भी नहीं है. बोले ठीक है, 4 किस्तों में पैसा बांध देते हैं. तो मैं हर महीने के एंड में उसे 25,000 25,000 25 25 जैसे ही पे कर दूंगा, वो असेट का ओनरशिप मेरे पास आ जाएगा. बेटा इसे कहते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट. क्या बोलते हैं इसे? जब सेलर बायर को अपनी कोई गुड्स बेच तो देता है और सारा पैसा एक बार में लेने की बजाय किस्तों में पैसा देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हायर परचेज एग्रीमेंट. एम आई क्लियर? अब यहां पर यह हुआ है कि निकी एंड कंपनी ने किसी वेंडर से कोई बड़ी एसेट खरीदी होगी और उस वेंडर को उसे पैसा किस्तों में देना पड़ रहा था. लिखा है ना हायर परचेज एग्रीमेंट के बारे में. तो निकी एंड कंपनी ने उस वेंडर को पैसा कैसे दिलवाया? देखो मैं बन जाता हूं निकी एंड कंपनी, आप बैंक बन जाइए, और इधर कोई वेंडर है. मैंने आपको कहा बैंक, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं हर महीने की 10 तारीख को, बोलता है 10th ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 10 तारीख को मेरे अकाउंट से कितने पैसे निकालना? 3 लाख, और इस वेंडर को पैसे ट्रांसफर कर देना. पहले हाँ ना बोलो, ये बात समझ में आ गई? बैंक ने इस किस्त के पेमेंट देने की शुरुआत कब से करी है? तो बेटा 10 अप्रैल को 3 लाख रुपए निकाल लिए. अगला महीना बोलो. 10 मई को 3 लाख रुपए बैंक ने निकाले. अगला महीना बोलिए. 10 जून को पैसे बैंक ने निकाल लिए. 10 जुलाई को निकालता उससे पहले ही निकी एंड कंपनी ने एंट्री कौन सी डेट को करवा ली थी? तो मतलब निकी एंड कंपनी को 10 जुलाई की 4th इंस्टॉलमेंट का पैसा देने से पहले ही पता चल गया था कि बैंक क्या कर रहा है, मेरे अकाउंट से पैसा निकाल कर किसको दे रहा है. लेकिन इसकी एंट्री किसने नहीं करी है? निकी एंड कंपनी ने अपनी कैश बुक में नहीं करी. अच्छा बताइए बैंक ने कितना कुल मिलाकर पैसा दे दिया होगा? 3 लाख 3 लाख 3 लाख 9 लाख का पेमेंट दे दिया. इससे पासबुक का बैलेंस 9 लाख से डिक्रीज हो गया. लेकिन किसका बैलेंस डिक्रीज नहीं हुआ? तो कैश बुक तो ज्यादा है, और अपन स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? पासबुक. क्या करना पड़ेगा? इक्वल करने के लिए ऐड करना पड़ेगा. लिखो. इंस्टॉलमेंट्स पेड बाय बैंक
not entered in cash book. 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स तो कितना हो गया बेटा ये 9 लाख। कैश बुक का बैलेंस इक्वल करना, पासबुक को इक्वल करना था कैश बुक के, इसलिए अपन ने पासबुक को 9 लाख से इंक्रीज कर दिया। अच्छा पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। A customer of the firm who received a cash discount of 4% on his account of rupees 4 lakh paid the firm a check on 12th of June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. बेटा एक कस्टमर ऑफ द फर्म, निकी एंड कंपनी का कोई कस्टमर था जिससे हम कंपनी से कितने पैसे मांगते थे उससे 4 लाख। निकी एंड कंपनी ने कस्टमर से पैसे मांगे, कस्टमर ने रिक्वेस्ट करी यार मुझे थोड़ा क्या दो डिस्काउंट, मैंने कहा नो प्रॉब्लम 4 लाख का 4% डिस्काउंट ले लो। बेटा वो मुझे कितने रुपए का चेक मेरे हाथ में देगा? करेक्ट 4 लाख माइनस 16,000। मेरे हाथ में चेक कितने का आया? इस चेक को लेकर मैं किसके पास गया? बैंक में। और चेक डिपॉजिट भी कितने का ही किया? 3,84,000 का। बैंक कितने रुपए से चेक का कलेक्शन करेगा और आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा? 3,84,000। आई बात समझ? अब इस चेक को जो बैंक में जमा करा के आया हूं, इसके मैं घर आके एंट्री करूंगा कि नहीं करूंगा? बताइए मुझे मुझे एंट्री करनी चाहिए थी। बैंक अकाउंट डेबिट 3,84,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 16,000 टू कस्टमर 4 लाख करना चाहिए था ना? हाँ ना बोलो। बट मैंने तो गलती से कैश बुक में कौन सा फिगर डाल दिया? यानी 4 लाख का फिगर डाल दिया। तो मैंने कैश बुक को प्लस तो किया 4 लाख, जबकि पासबुक में पैसा क्रेडिट हुआ है 3,84,000। तो दोनों में किसका बैलेंस ज्यादा? स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं? प्लस करना पड़ेगा पासबुक को। लिखो डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर wrongly debited to bank column of cash book. Discount allowed to customer wrongly debited to बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बेटा इस लाइन का मीनिंग बताओ ना जरा, क्या लिखा मैंने? मैंने वो तो लिखा ही नहीं कि डिस्काउंट अलाउ किया था रॉन्गली एंटर्ड बाय द ग्रॉस अमाउंट, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं। मैंने तो साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर रॉन्गली डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इसका मीनिंग ये हुआ क्या? बेटा आप लोग सभी जर्नल एंट्री पढ़े हुए हो ना, तो आपको एक चेक मिला 384 का, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट 3,84,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 16,000 टू कस्टमर, ये करना चाहिए था बेटा। पर मैंने तो एंट्री क्या कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 4 लाख किया कि नहीं किया? बताओ इस 4 लाख में 3,84,000 का जो एक्चुअल फिगर था वो भी शामिल हो गया और 16,000 का डिस्काउंट भी चला गया कि नहीं चला गया? तो 16,000 मुझे डेबिट किसको करना चाहिए था? एक दिन में 5 मिनट आप लोगों को बोलने की प्रैक्टिस करवाऊंगा। सीधे बैठो एकदम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर अपने को रेस्पॉन्स देना होगा। मुझे 16,000 किसको डेबिट करना था? डिस्काउंट। आपने किसको डेबिट कर दिया? गलती हो गई आपसे। अब जो मैंने पर्टिकुलर में लिखा उसको पढ़ो, देखे बेटा। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर रॉन्गली डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यही लिखा ना मैंने। प्लस कर देंगे 16,000 रुपीज, क्योंकि कैश बुक तो प्लस हुई है 4 लाख से और जबकि पासबुक प्लस हुई है केवल 3,84,000 से। नोट कीजिए। समझ में आ गया? नाउ नंबर, हाँ बोलिए। नहीं अरे डिपॉजिट है, कस्टमर से चेक मिला है बेटा, आपको चेक मिला है, पे नहीं किया आपने। पॉइंट नंबर 4 देखिए ना क्या लिखा है। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग ₹3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने क्या लगाया आपके अकाउंट पे?
इससे बैंक पासबुक का बैलेंस 3,000 से रिड्यूस हो गया। अगर पासबुक का बैलेंस 3,000 से रिड्यूस हुआ तो पासबुक तो 3,000 माइनस कर चुकी है, इसकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी, बट नहीं हुई, यानी कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज नहीं हुआ। अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, इक्वल करने के लिए प्लस कर दें, लिखो बेटे। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अच्छा ये पढ़ो पॉइंट नंबर 5। ऑन 28 जून अ कस्टमर ऑफ द फर्म, मतलब निकी एंड कंपनी का कोई कस्टमर था, डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक, रुपीज कितना बेटे 4 लाख, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। कस्टमर ऑफ निकी एंड कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड 4 लाख इनटू द बैंक, इसे बैंक का बैलेंस क्या हो गया, आर यू श्योर, किसका बैलेंस भी इंक्रीज होना चाहिए था बट नहीं हुआ। तो अपन स्टार्ट कहाँ से किए, बराबर लाना है, माइनस कर दे बेटा, लिखो। डायरेक्ट डिपॉजिटेड into bank but not entered in, केवल किसका बैलेंस ज्यादा था, पासबुक का, इसलिए अपन ने पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए माइनस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। बेटा अपन ने पिछली बार 350 का चेक एक बार इशू किया था, रिकॉर्डिंग 2 बार करी थी। अब की बार 11,200 का पैसा अपन बैंक में जमा कितनी बार कर रहे हैं, एक बार, बट वी आर रिकॉर्डिंग दिस इट ट्वाइस। पैसा कितनी बार जमा हुआ होगा बैंक में एक्चुअली, तो बैंक आपका बैलेंस कितनी बार बढ़ाएगा, आपने कितनी बार इंक्रीज किया, तो आपकी कैश बुक कंपैरेटिवली 11,200 से ज्यादा है ना बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम, प्लस कर दो बेटे, वेरी गुड। डिपॉजिटेड आगे चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, पेड इनटू बैंक recorded twice in cash book। ओके okay? अब आप पहले पॉइंट नंबर 7 पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ लें एक बार फिर भी। बड़ी अजीब सी बातें लिखी है, डेबिट है, अनपेड है, मार्क्ड आउट ऑफ डेट है, वापस से मिला, वापस डिपॉजिट कर दिया, बड़ी बातें लिखी है इसके अंदर। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए और हम समझ नहीं पा रहे हैं प्लस होगा कि माइनस, तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी तो पूरा समझाऊंगा ही समझाऊंगा। और डेबिट ऑफ रुपी 11 लाख लिखा हुआ है, अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मतलब डेबिट, बैंक आपको डेबिट करता है, इसका मतलब बैंक ने आपका बैलेंस रिड्यूस कर दिया। लेकिन केवल किसने रिड्यूस किया है, किसने अपने आप को रिड्यूस नहीं किया। तो पासबुक तो कम है और कैश बुक ज्यादा है, और अपने क्वेश्चन स्टार्टिंग कहां से करना, 100% प्लस ही होगा कि नहीं होगा, ये आंसर तो आ जाएगा अपना। अब समझ लेते हैं हुआ क्या, मेरे साथ दोबारा पढ़िए। A debit of rupees 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into bank again on which date 5th of July। बेटा आपका नाम बोले जरा, अंसल। अंसल वॉज वन ऑफ माई डेटर। बेटा आज डेट क्या है एक्चुअली,
30th जुलाई 2022, यही है ना? एक चेक की वैलिडिटी कितने मंथ्स की होती है? ओके बेटा, दिसंबर आते 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 हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक डेट लिखते लिखते 2022 की आदत बहुत जबरदस्त पड़ चुकी है ना? आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, जब हम अगले साल में कभी जनवरी में डेट लिख रहे होते हैं ना, तो 2023 लिखना है, लेकिन वो आदत के अकॉर्डिंग हम गलती से क्या लिख जाते हैं, है ना बेटा? समझ में आई आपको मेरी बात? तो कुछ ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। आपने जो चेक पे डेट लिखी होगी, वो चेक पे डेट आपने गलती से किसी और ईयर की लिख दी होगी, या किसी और मंथ की लिख दी होगी, या कुछ भी गलत लिखा होगा। चेक का वैलिडिटी कितने मंथ्स का होता है? ओके, मेरे को मान लीजिए अंसल से एक चेक मिला। ये देखिए चेक, देखा है कभी आपने चेक? पे टू, अंसल ने लिखा, रोहित गुरु का नाम लिख दिया, मतलब मेरी पार्टी का मेरा नाम लिख दिया, भाई अंसल ने मुझे चेक दिया। डेट कॉलम थी यहाँ पे, ऐसे कुछ डेट कॉलम में कॉलम्स बने होते हैं। डेट क्या है वैसे? 30। 2000, क्या लिखा मैंने? अंसल ने मुझे चेक काट के दिया, उस पर लिखना क्या चाहिए था इसे? और इसने लिख क्या दिया? ना मैंने ध्यान दिया, ना अंसल ने ध्यान दिया, और ये वाला चेक ले जाकर मैंने किसको दे दिया? ओके, मान लो कैश बुक का बैलेंस कितना था? 1 लाख। और पासबुक का बैलेंस भी कितना था? 1 लाख। मैं कितने का चेक जमा कराया बैंक में? 11 लाख का। मेरे हिसाब से बैंक में बैलेंस कितना हो गया? सही बोला मैं एकदम? बैंक ने इसे कलेक्शन की प्रोसेस में डाल दिया, और मेरे अकाउंट में एक बार 11 लाख रुपए क्या कर दिए? क्रेडिट। और बैंक अब मेरा बैलेंस कितना बता रहा है? लेकिन बैंक ने एक मैसेज मुझे साथ में भेजा, सब्जेक्ट टू क्लियरिंग, कि आपका 11 लाख का चेक हमें मिल गया है, हमने इसे कलेक्शन की प्रोसेस में डाल दिया है। आपका बैंक बैलेंस कितना मान लीजिए? 12 लाख। लेकिन सब्जेक्ट टू क्लियरिंग है, ये 12 लाख का पैसा बैंक से तभी निकाल पाएंगे जब आपको जो चेक हमारा 11 लाख का था वो हमने कलेक्ट कर लिया और आपके खाते में जमा कर दिया। कुछ समझे मैंने क्या कहा? अरे बोलो ना भाई। अब हुआ क्या, बैंक को या तो ये चेक का पैसा कलेक्ट होगा या कलेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए चेक का पैसा कलेक्ट हो गया, क्या बैंक आपके बैलेंस को वापस से इंक्रीज करेगा क्या? नहीं करेगा ना। जितना था उतना ही, आपने भी 12 लाख बता रखा है, बैंक ने ही 12 लाख बता रखा है, दोनों ही खुश। लेकिन वो चेक अगर क्या नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ, तो बैंक आपके इस बैलेंस को 12 लाख पे ही छोड़ देगा क्या? वापस से क्या करेगा? 11 लाख रुपए डेबिट करेगा कि नहीं करेगा? और कितने पर ले आएगा? अब ये हुआ क्यों? क्यों चेक कलेक्ट नहीं हो सका? आप खुद ही देख लो ना। डेट कौन सी थी? 2021। ये चेक 3 महीने नहीं, आज से 1 साल पुराना हो गया कि नहीं हो गया? बैंक बोलेगा ये चेक हम कलेक्ट इसलिए नहीं कर सके कि तो तुमने जो हमें चेक दिया है उसे पार्टी ने डेट जो है वो गलत दे दी। बेटा आपको बात समझ में आई? किसमें चेंजेस नहीं हुए थे? कैश बुक तो अपना बैलेंस कितना ही बना के बैठी थी, 12 लाख। उसको थोड़ी पता था कि चेक कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो कब पता चला? जब बैंक ने पासबुक में बताया कि 11 लाख का पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है बेटे। तो अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? पासबुक से। अपने को जाना किसके बराबर है? क्या है? प्लस करना पड़ेगा। क्यों? मैंने पहले बताया था कि बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने माइनस किया, और अपन स्टार्ट कर रहे हैं पासबुक से, जाएंगे कहाँ? कैश बुक, तो प्लस ही करना पड़ेगा। पक्का? एक सेकेंड और, ये ये आगे की लाइन क्या लिखी हुई है? द चेक हैड बीन रीडेटेड। बेटा बैंक ने अंसल का चेक मुझे लौटाया, मैं किसको लौटाऊंगा? मैं कहूँगा अंसल ये चेक तो फर्जी निकला। इसने बोला कोई बात नहीं, ये वाला चेक तो फाड़ देते हैं। उसने नया चेक मुझे बना के दे दिया, और वो चेक मैं बैंक में कौन सी डेट को जमा कर दिया? बेटा मैं 30 जून के बाद में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई भी लेना देना बीआरएस अप टू 30 जून से है क्या? इसलिए इस आगे का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि 30 जून तक क्या हुआ। एम आई क्लियर? हम लोग प्लस करेंगे बेटे, लिखिए नंबर 7।
debited by bank for a check marked out of date. केवल माइनस किसने ही किया था? बैंक ने. किसने माइनस नहीं किया था? इसलिए कैश बुक का बैलेंस ज्यादा था बेटा. देखिए माइनस का टोटल तो आ रहा है 4 लाख और प्लस का टोटल 33,78,600. बेटा अपन लोग जिसका टोटल ज्यादा है उधर की तरफ लिखेंगे ना. 29,78,600. अपन क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से किए बेटा? पासबुक से. और अपन पहुंच कहाँ गए हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक. क्योंकि प्लस में आ रहा है बेटे, यानी पैसे बैंक में डिपॉजिट हो रखे हैं, यानी कि अकाउंट होल्डर की एसेट. एम आई क्लियर? अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं. दे दूं होमवर्क? एक्चुअली एक नहीं दो है. एक तो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है बेटा? आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस भी गिवन होती हैं. तो इलस्ट्रेशन तो आप देखिए, इलस्ट्रेशन अभी अभी अपन ने 10 वाला किया था. ये कौन सा बचा है? 11. एक तो आप 11th नंबर इलस्ट्रेशन कर लें. एक जैसे ही इलस्ट्रेशंस खत्म हो जाएंगे और आप आगे चलेंगे तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 11, दो दे दिया आपको मैंने. और एक छोटी सी बात और है, जो अपन ने आज इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड 10th जो किया है उन सब की रिकॉर्डिंग हो गई बेटा. रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है घर पे बैठ के. इलस्ट्रेशन नंबर 8 रिकॉर्डिंग के साथ साथ अपने कॉपी में, मतलब क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में भी देखते जाना और उसका जो ट्रीटमेंट था वो मैं समझाते जाऊंगा उधर आपको. आप अपनी कॉपी में लिखते जाना. अगर नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डिंग में समझ में आ ही जाएगा. फिर भी नहीं समझ में आए तो कल अपन जब क्लास में मिलेंगे, आई मीन मंडे को जब मिलेंगे, तो मंडे को कोई भी डाउट हो तो क्लास में पूछ लेना. समझ में आ गई आपको मेरी बात? होमवर्क वापस बोल देता हूँ. इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. एमसीसी मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 चाहो तो लिख लो. एमसीसी मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12. आईसीआई मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. ओके. एमसीसी में 11 एंड 12. हाँ बोलिए. हाँ क्वेश्चन बेटा, जो अपना एमसीसी मॉड्यूल है ना वहाँ क्वेश्चन ही बोले हुए हैं. आईसीआई में इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल बोला हुआ है. आप लोगों के पास जल्द से जल्द आ जाएगा आई थिंक मॉड्यूल. ऑर्डर तो कर दिया होगा, फिर अपन मॉड्यूल से ही करेंगे आगे. चलो ठीक.